नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी विषय के अंतर्गत, जिसका नाम है संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है। तो और कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं, यानी आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संज्ञा से अव्यय तक की, और उस अव्यय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शब्द आने वाले हैं। चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा से अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जब हम संज्ञा से अव्यय की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे आते हैं कुल मिलाकर के 8 टॉपिक, जिनमें आते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यानी इसके दो भाग हैं, एक हो गया विकारी शब्द, एक हो गया अविकारी शब्द। विकारी शब्द में अगर हम लोग देखें, विकारी शब्द में कौन कौन से आएंगे, तो एक हमारा आएगा संज्ञा, एक हमारा आएगा सर्वनाम, एक हमारा आएगा विशेषण, और एक हमारा आएगा क्रिया। यानी विकारी का मतलब होता है जिनमें विकार हो, परिवर्तन हो। विकार का मतलब परिवर्तन, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये लिंग, वचन या कारक के चेंज होने पर, बदलने पर ये भी बदल जाते हैं। यानी अगर संज्ञा का लिंग चेंज होगा तो उसके साथ जो विशेषण, जो क्रिया लगेगी, उसका भी लिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा, एक उदाहरण लेते हैं कि हमने कहा कि दिनेश खेलता है, तो अब संज्ञा पुल्लिंग है, तो खेलता ये भी पुल्लिंग में रहेगा, ठीक। लेकिन यदि हम इसका लिंग चेंज कर दें, हमने यहाँ दिनेश की जगह पर स्त्रीलिंग कर दिया, जैसे हमने कर दिया कि मनीषा, तो हम करेंगे मनीषा खेलती है। इसका मतलब है कि क्रिया लिंग के अनुसार चेंज हो गई, यानी संज्ञा चेंज हुई तो क्रिया भी चेंज हो गई, ठीक है। अगर इसी जगह पर हम लिंग के आधार पर देखें तो ये हो गया। अगर हम वचन के आधार पर देखें तो जैसे हम कर दें कि सोहन खेलता है या सोहन पढ़ता है, अब हमने इसका वचन चेंज किया, तो सोहन की जगह पर हमने कर दिया लड़के, क्योंकि ये बहुवचन हो गया, ये एक वचन था, ये बहुवचन, तो हम करेंगे लड़के पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसी के अनुसार यहां पर भी क्रिया में भी चेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा। यानी अब विशेषण की बात करें तो विशेषण को अगर हम देख ले, देखो विशेषण भी कैसे चेंज होगा, इस चीज को भी समझ लो। जैसे हमने कहा विशेषण, हमने कहा एक बूढ़ा आदमी सोता है, एक बूढ़ा आदमी सोता है। अब यहां पर यदि हम इसको चेंज कर दें, बूढ़ा को स्त्रीलिंग में कर देंगे तो सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, अगर हम इसको बहुवचन में कर देंगे तो सब बहुवचन हो जाएगा। यानी एक बूढ़ा आदमी की जगह हमने कर दिया एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी, ठीक है, औरत। क्योंकि आदमी की जगह यदि हम औरत करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अगर बूढ़ी करेंगे तो आदमी की जगह औरत हो जाएगा। सोती है, ठीक है। तो यहां भी देख लो क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पर इसका विशेषण को हमने बूढ़ा से बूढ़ी किया, वैसे आदमी और औरत में भी चेंजमेंट हो गया और क्रिया में भी चेंजमेंट हो गया। यानी इसी के अनुसार सब चीजें चलेंगी, इन चारों में
एक दूसरे का प्रभाव पड़ेगा। संज्ञा के अनुसार विशेषण क्रिया बदल जाएगी, सर्वनाम के अनुसार विशेषण क्रिया बदल जाएगी। अगर एक वचन होगा तो क्रिया और विशेषण भी एक वचन का लगेगा, अगर बहुवचन होगा तो वो भी क्रिया और विशेषण भी बहुवचन के लगेंगे। अगर लिंग में स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के विशेषण और क्रिया लगेंगे, अगर पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के लगेंगे। ये बात किसकी हो गई? विकारी शब्दों की। विकार का मतलब परिवर्तन, इन चारों में परिवर्तन संभव है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि चार विकारी शब्द होते हैं और वो ये चारों हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग अविकारी शब्द की तरफ। अविकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? तो जैसे हम लोग ले लेते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, इसमें भी हम अव्यय लगा सकते हैं। ये चूंकि अव्यय ही है, अव्यय का मतलब जो व्यय नहीं होते, खर्च नहीं होते, कम ज्यादा नहीं होते, सदैव एक सी स्थिति में रहेंगे, इसलिए इनको अविकारी कहा जाएगा। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। और अगला संयोजक, संयोजक अव्यय, इसी को हम लोग समुच्चय बोधक भी कह देते हैं, संयोजक अव्यय। और चौथा हमारा हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो संयोजक अव्यय है उसी को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय भी बोल देते हैं। तो आप देखो ये चारों हैं, ये चारों परिवर्तित नहीं होते, ये जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे। जैसे इसके भी हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट करके फिर इस चीज को समझ लेंगे। यानी यहाँ पर इसके भी हम उदाहरण दे देते हैं कि कैसे परिवर्तित नहीं होते। आपने कहा ये परिवर्तित नहीं हुए तो कैसे नहीं हुए, तो देख लो कैसे परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे क्रिया विशेषण का उदाहरण ले लिया, हमने कहा वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो यहां पर क्या है कि वह, तो ये तो सर्वनाम हो गया, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, चलता क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। अब देखो जब हम दूसरा वाक्य लेंगे, यहां पर ये वह लड़के के संदर्भ में या पुरुष के संदर्भ में है मान लो, तो यहां पर अगर हम इसको चेंज कर दें, हम मान लो यहां कर दें सीता, तो हम करेंगे सीता धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है। अब देखो हमने आपको बताया था कि संज्ञा के अनुसार क्रिया बदलेगी, तो क्रिया तो बदल गई, चलता का चलती हो गया, ठीक। लेकिन धीरे धीरे यहां भी वैसा ही था, धीरे धीरे यहां पर भी वैसा ही है, तो ये चेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि हम क्या समझते हैं कि क्रिया विशेषण कभी किसी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। संज्ञा चेंज होगी, सर्वनाम चेंज होगा, विशेषण चेंज होगा, क्रिया होगी, लेकिन क्रिया विशेषण चेंज नहीं हुआ। आगे देख लें, दूसरे का उदाहरण मान लो ले लेते हैं संबंध बोधक अव्यय का, तो इसका भी एक उदाहरण आपको दे देते हैं। ये नहीं परिवर्तित होंगे किसी कंडीशन में। हमने इसका उदाहरण ले लिया, मेरा घर विद्यालय के पास है, विद्यालय के समीप है या पास है, कुछ भी, समीप है, ठीक। या हम यहां पर इससे भी ज्यादा बेटर है कि मेरे घर की जगह पर किसी का नाम ले, हमने लिख दिया मोहन का घर विद्यालय के समीप है। अब मोहन की जगह हम स्त्रीलिंग कर दें, पुल्लिंग कर दें, कुछ भी कर दें, ये शब्द नहीं बदलेगा। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है जो इन दोनों को बता रहा है, घर और विद्यालय का संबंध बता रहा है, दोनों का। देखो हमने लिख दिया कि यहां पर मोहन को हमने चेंज कर दिया, हमने कहा कि सर्वनाम ले लिया, या हमने मोहन की जगह और कोई चीज ले ली, तो हमने कहा कि ऋचा का घर, ऋचा का घर विद्यालय के समीप है, विद्यालय के समीप है, समीप है। तो देखो इसमें यहां से आप देखो किसी भी शब्द में कोई अंतर नहीं आया, खास करके समीप में, ठीक है। क्यों?
क्योंकि ये शब्द जो है ना, ये आपका क्या है, संबंध बोधक। ये घर का और विद्यालय का संबंध बता रहा है। तो संबंध बोधक अव्यय भी चेंज नहीं होते। और याद रखना, आप काकी के उनमें नहीं चले जाना कि आप सोचे कि राम का या सीता की, राम की पुस्तक या सीता की पुस्तक तो काका की हो गया, तो वो कारक है। और कारक के जो चिन्ह है ना, वो परिवर्तित होते हैं। ये क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, ये संबंध बोधक अव्यय है। तो ऐसे ही संयोजक, जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं, अब वहां कर दे राम और सीता पढ़ती है, तो क्रिया तो चेंज हुई पर और शब्द चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, संयोजन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। चाहे दोनों को जोड़े, चाहे दोनों को अलग करें। अगर अलग करेंगे तो संयोजक की जगह उसको विभाजक बोलते हैं। लेकिन बात एक ही है, और, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जितने भी शब्द आएंगे वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे, जो क्या करेंगे कि इनके दोनों के को जोड़ेंगे। ठीक है, और संबंध बोधक का क्या है कि संबंध बोधक दोनों के विषय में रिलेशन बताता है कि उसके समीप है, उसके दूर है। ठीक है, इस टाइप से। और ये दोनों का क्या करेगा, और, अथवा, किंतु, परंतु लगाएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और विस्मयादि बोधक में क्या है, विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि किसी को पुकारने में या उसमें जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको विस्मयादि बोधक कहते हैं, उनसे भी कोई अंतर नहीं आता। हालांकि हम अगली क्लास में जो अगली क्लास होगी, यानी एक एक टॉपिक को हम एक एक क्लास में कवर करेंगे, तो वहां विस्मयादि बोधक को अलग से आप लोग पढ़ेंगे। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब संज्ञा को, क्योंकि हमने कहा ये पहला टॉपिक है। पर शुरुआत में ये बताना जरूरी है कि संज्ञा कैसा शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है, और विकारी शब्द में परिवर्तन संभव है। अब संज्ञा की बात करते हैं तो सबसे पहले संज्ञा का मतलब क्या होता है। तो संज्ञा का अर्थ है क्या, नाम। संज्ञा किसी का भी नाम होता है, संज्ञा बराबर नाम। अब हम पढ़ते क्या है परिभाषा, कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। स्थान आदि के नाम को कहते हैं, आदि के नाम को कहते हैं। बात तो वही हो गई, केवल इसका नाम इतना ही है, नाम। किसी का भी नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे जाति का हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम संज्ञा कहेंगे। अब ये समझना है हमें कि ये नाम कितने प्रकार से हो सकता है। एक और यहाँ पे चीज आपको नोट कर लेनी है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ, तो संज्ञा का अर्थ होता है चेतना। ठीक है, यानी कि लोग कहते हैं कि इनकी संज्ञा चली गई, यानी उनका होश चला गया, तो हम उसको चेतना कह सकते हैं, होश कह सकते हैं। क्योंकि चेतना शब्द हिंदी है, होश शब्द आपका हिंदी का शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी का शब्द है, इसलिए हमने हिंदी के शब्द को प्रयोग किया, चेतना शब्द, यानी संज्ञा का मतलब चेतना। ठीक है, होश। अब आगे बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, संज्ञा के प्रकार। और जब हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे कि 5 होते हैं। पहला कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी कौन सी है, तो हम उसको ले लेंगे गुणवाचक, गुणवाचक, या इसी को हम कहेंगे भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। और चौथी हम लेंगे तो हमारी हो जाएगी द्रव्यवाचक, जिसको हम कहेंगे पदार्थवाचक। एक तो इसका ये नाम हो गया, एक आपका हो गया पदार्थवाचक। और अंतिम हो गई आपकी समूहवाचक। बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे, यानी बहुत ज्यादा इसमें डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, मुख्य रूप से हम समझ जाएंगे और एक बार में ही लगभग आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी का प्रॉपर नाउन होता है, यानी प्रॉपर नाउन में हम क्या करते हैं कि एक ही व्यक्ति के लिए उसको प्रयोग करेंगे।
यानी अगर हम रमेश कहेंगे तो किसी एक को ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि हम सबको रमेश कहेंगे, एक को कहेंगे तो एक का ही नाम होगा। गंगा अगर हम कहेंगे तो एक का नाम होगा। तो जब एक का नाम आता है तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक, यानी वो किसी व्यक्ति को बता रहा है। यहाँ अगर हम उदाहरण में देखें तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, आगे आपके उदाहरण वाले लिख देते हैं, बाद में फिर उसको लिखें। क्या है यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया गंगा, ठीक है, और हमने जैसे लिख दिया मान लो कि हिमालय, हमने स्थान में लिख दिया मान लो कोई भी स्थान जैसे आजमगढ़, ये सारे संज्ञा है। और संज्ञा में भी कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में गंगा, हिमालय, आजमगढ़, यानी कोई भी नाम हो, किसी एक का बोध करवाता हो, उसको ही हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। फिर दूसरा आ गया जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होगा, पूरी की पूरी जाति को बताएगा। अब जाति कैसे होगी, एक से दिखने वाले, एक से कर्म वाले, एक से गुण वाले, ऐसे ही तो जाति बनाओगे। यानी जब जैसे वकील हमने कहा तो वकील क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, क्योंकि एक से काम करने वालों का एक समूह होता है जो वकालत करते हैं, उनको हम वकील कहते हैं। हमने कहा कि पेड़, तो पेड़ की एक अपनी पूरी की पूरी वो है, जाति है, उसमें फिर नीम आम, उनके जब नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। जब उसका नाम ले देंगे, जैसे हमने आम नीम ये कहा, और उसके अंतर्गत जाके हमने कहा कि दशहरी, ठीक है, लंगड़ा, इस तरीके से, तो वो सब किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि वो उसका नाम है, पर पेड़ उसका नाम नहीं है, ठीक है। तो ये किस में रहेगा, जातिवाचक में। हमने कहा विद्यार्थी, यदि हम विद्यार्थी में दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन हमने विद्यार्थी कहा तो हम सभी पढ़ने वालों को विद्यार्थी बोल सकते हैं, यानी वो एक पूरी की पूरी जाति है, एक से लोग हैं। तो यहाँ पर वकील, पेड़, विद्यार्थी, ऐसे शब्द किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। फिर हम गुणवाचक में, तो गुणवाचक में क्या होगा, या भाववाचक कह दो या गुणवाचक कह दो। इसमें क्या है, जैसे हमने कि मीठा, तो मीठा मतलब और उसी से बना दे मिठाई, तो मीठा होने का भाव हो गया, उसमें मीठा होने का भाव तुम्हारा बन गया मिठाई। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गुणवाचक। तो मिठाई पे क्या है, मीठा होने का भाव। हमने कह दिया लड़ने का भाव क्या कहलाएगा, लड़ाई, तो लड़ाई क्या हो गया ये। सुंदर होने का भाव क्या कहलाएगा, तो सुंदरता। तो इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वो हमारे किस में रहेंगे, गुणवाचक या भाववाचक में। यानी ये दिखाई नहीं देंगे आपको, ये दिखेंगे, ये दिखेंगे, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे, इनको केवल आपको महसूस करना है। जो चीजें हम महसूस करते हैं वही हमारी गुणवाचक भाववाचक होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आपकी चौथी है द्रव्यवाचक, जिसको हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। तो द्रव्यवाचक में क्या है, द्रव्यवाचक में जितने भी चीजें हैं जिनको हम तौलते मापते हैं, देखते हैं, उनको हम द्रव्यवाचक में रखेंगे। जैसे सोना चांदी वगैरह, सोना चांदी, ठीक है, इस तरीके से जितनी भी चीजें आएंगी जिनको हम द्रव्य के रूप में जानते हैं वो सब इसमें आएंगी। द्रव्य का मतलब हमने आपको बताया पदार्थ, जितने भी पदार्थ आपको दिखेंगे वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे द्रव्यवाचक में। और अंतिम आपका है समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या होगा कि जब हमें कोई शब्द पढ़ने से ऐसा लगे कि ये एक का नहीं बल्कि इसके अंतर्गत कई चीजें हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक। जैसे हमने कहा सेना, अब ध्यान दो, सेना में कोई एक व्यक्ति का बोध हमें नहीं हुआ। सेना में क्या हुआ, सेना में हमें पता चला कि कई लोग मिलते हैं तब सेना बनती है, तो सेना हो गया आपका, ठीक है। सेना के अलावा आपका जैसे भीड़ हो गया, जनता हो गया, पुलिस हो गया, झुंड हो गया। तो ये सब, ये आपको क्या बोध करवा रहे हैं, ये आपको बोध करवा रहे हैं कि कई लोग हैं, सेना में कई लोग, भीड़ में कई लोग, जनता में कई लोग, पुलिस मतलब सब लोगों को मिला करके एक सामूहिक रूप, झुंड मतलब सबका। यानी ये क्या बोध करवाएगा, ये बताएगा कि भीड़, भीड़ है तो भीड़ का मतलब कई लोग हैं उसमें, एक आदमी नहीं है। पुलिस, पुलिस मतलब किसी एक को नहीं कहते, पूरे के पूरे
डिपार्टमेंट को मिला के कहते हैं। तो यहाँ कुल मिला करके आपकी संज्ञा कंप्लीट हो गई। संज्ञा में आपने पांचों भेद पढ़ लिए। अब अगली क्लास में आपको हम लोग सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक।